हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, यूएस कांग्रेस ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल को पास कर दिया है और इसको डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, ये एक पॉलिसी बिल है और ये जो बिग ब्यूटीफुल नेम है ये इसका निक नेम है। ये कोई छोटी मोटी पॉलिसी चेंज नहीं है, ये एक मेगा बिल है जो यूएस गवर्नमेंट के टैक्स लेने, पैसे को खर्च करने और वेलफेयर प्रोग्राम को रेगुलेट करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करता है। दोस्तों, जो इसका इम्पैक्ट है, बिग ब्यूटीफुल बिल का इम्पैक्ट हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, इंटरनेशनल रेमिटेंस, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और कई और जो एरियाज़ हैं उस पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और इसको लेकर कौन सी कंट्रोवर्सीज़ हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे और इसका जो एनआरआई हैं, जो इंडियंस अमेरिका के अंदर रहते हैं उनके ऊपर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बिल के पर्पस को समझते हैं। दरअसल ये ट्रम्प का एक तरीके से लीगेसी बिल है। ये ट्रम्प के सेकेंड टर्म की सबसे बड़ी और लेगेसी और लेजिस्लेशन मानी जा रही है, यानी कि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प की एक बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जा रही है। और ये जो बिल है इसका एम है कट टू टैक्स को कम करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट का जो खर्च होता है, जो स्पेंडिंग होती है उसको कम करना। साथ ही ये ट्रम्प के कैंपेन जो प्रॉमिस था इलेक्शन के दौरान, ट्रम्प का जो कैंपेन था ये उसको भी एक तरीके से उस प्रॉमिस को भी पूरा करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने, जो ट्रम्प उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट वेस्ट को वो कम करेंगे और जो बॉर्डर है बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और फाइनेंशियल मैटर में अमेरिका फर्स्ट अप्रोच को वो फॉलो करेंगे, यानी कि कोई भी पॉलिसी को उसमें अमेरिका फर्स्ट की अप्रोच दिखाई देगी। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो इसका प्रोविज़न है वो है टैक्स को कम करना, स्पेशली कॉरपोरेशन और वेल्दी यानी कि अमीर लोगों के लिए। बिल में मेजर टैक्स रिडक्शन को प्रपोज किया गया है, उसको शामिल किया गया है। कॉरपोरेशन टैक्स जो 21% था उसको घटाकर 15% कम कर दिया जाएगा, यानी 15% कर दिया जाएगा। और जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए भी इसमें टैक्स रिलैक्सेशन की बात की गई है। और उन्होंने जो लॉजिक दिया इसके लिए, उसका लॉजिक ये है, जैसे कि उनका कहना यह है कि जो अगर हम कॉरपोरेट के ऊपर कम टैक्स लगाएंगे तो उससे जो कंपनीज़ होती हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी और लोगों को ज़्यादा जॉब मिलेगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ करेगी, वो भी आगे बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और जो सेकंड है वो स्पेंडिंग कट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट है उसने अपने क्या किया, खर्चों में कमी कर दिया। इस बिल में कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं जिनके बजट को कम कर दिया गया, जैसे मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी होता है, फूड असिस्टेंस प्रोग्राम है, फेडरल एजुकेशन प्रोग्राम है। इसको जो इसका बजट होता है एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी का, उसको कम कर दिया गया है। और जो इसका प्रभाव हो सकता है, जो इसके क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं, वो इस बिल को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि इससे जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं, जो सीनियर्स सिटीजन्स होते हैं और जो बच्चे हैं उनको वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे, इससे उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प पर डिपेंडेंट है उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस बिल की वजह से। नेक्स्ट है चेंज टू हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर की फंडिंग होती है उसमें भी एक तरीके से कटौती की गई है। जो अफोर्डेबल एक्ट होता है, अफोर्डेबल केयर एक्ट जिसको बोलते हैं ओबामा केयर, इसके लिए फेडरल सब्सिडीज़ जो दी जाती थी उसमें कटौती कर दी गई है। और जो इससे क्या होगा, मिडल और लोअर इनकम लोग हैं उनके लिए आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल का खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा, उनकी कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि इसके पहले वो इस सरकार के ऊपर डिपेंड रहते थे, गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन इसके जो फंड में उसमें कट कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें जो मेडिकल खर्चे वो बढ़ जाएंगे और हेल्थ केयर लेना उनके लिए महंगा पड़ जाएगा। और वो क्या करेंगे, इससे क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ेगा, इनका फोकस प्राइवेट हेल्थ केयर ऑप्शन को उन्हें प्रमोट करना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ उन्हें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है डीरेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि इस बिल के ज़रिए कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें रेगुलेटर जो रेगुलेशंस होते हैं उनको रिलैक्स कर दिया गया है। खास तौर से अगर हम बात करें इन्वायरमेंट को लेकर, आप देख सकते हैं इसमें इन्वायरमेंट रेगुलेशंस होते हैं उसको रिलैक्स कर दिया गया है, इसमें थोड़ा ढील दी गई है। बैंकिंग है, फाइनेंस है, रियल इस्टेट एंड एनर्जी जो इंडस्ट्री है उसको भी, उसके जो इस सेक्टर में भी क्या किया गया है ना, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया। और उन्होंने ये क्या कहा है, इसका जो इंटेंडेंट यानी कि इसका मकसद, इसका एम इसलिए इसको कम किया गया है क्योंकि बिजनेस को फ्री हैंड देना है ताकि वो क्या कर सके, वो
ग्रो कर सकें। लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है, क्रिटिक्स ये कहते हैं इससे क्या होगा, इससे क्लाइमेट रिस्क बढ़ सकता है, पॉल्यूशन बढ़ेगा और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे लॉन्ग टर्म नुकसान है वो भी इसमें देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो लड़ाई है वो एक तरीके से पीछे जा सकती है। और नेक्स्ट है मिलिट्री और बॉर्डर फंडिंग, यानी कि इसमें सिक्योरिटी पर ज़्यादा खर्च करने पर ध्यान दिया गया है और इस बिल में मिलिट्री और बॉर्डर के लिए मैसिव इंक्रीज देखा गया है। डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट को भी इसमें बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है और जो इमिग्रेशन होता है ना उसमें ज़्यादा पैसे दिए गए हैं इसमें। और ये ट्रम्प के सिक्योर अमेरिका कैंपेन का एक हिस्सा है, उसका एक भाग है। आर्मी को सपोर्ट और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने का जो प्लान था ये इस तरीके से उसको भी बल मिलेगा, उसको भी फोर्स मिल सकता है। दोस्तों इस बिल को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी देखी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच हमने पिछले कुछ दिनों में जो टकराव देखा है वो इसी बिल को लेकर हमने टकराव देखा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बिल लाए, इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने इस बिल का विरोध किया था, इन्हें इस बिल को क्रिटिसाइज़ किया था। आइए सबसे पहला जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कंट्रोवर्सी वो ये मैसिव इंक्रीज इन नेशनल डेब्ट, यानी कि इस बिल में बड़े टैक्स को कट कर दिया गया है, जो लार्जर टैक्स होते हैं उसको कट कर दिया गया, स्पेशली कॉरपोरेशन और वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि अमीर लोगों के लिए। साथ ही मिलिट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे एरियाज़ होते हैं उस पर खर्च को बढ़ा दिया गया है, लेकिन हेल्थ केयर और इसमें क्या बोलते हैं वेलफेयर, एजुकेशन जैसे एरियाज़ में खर्च को काफ़ी कम कर दिया गया है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि यूएस कांग्रेशनल बजट ऑफिस जो है उसने एस्टीमेट लगाया है कि इसकी वजह से जो टैक्स को कम कर दिया गया है इसकी वजह से अगले 10 साल में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में $3 बिलियन के डेब्ट नेशनल इकोनॉमी पर डालेगा, यानी कि जो इससे जो कर्ज है वो $3 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका के ऊपर इससे अगले 10 साल में बढ़ जाएगा। और क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है और आने वाली जनरेशन को इसका भुगतान करना पड़ेगा। जो आने वाली जनरेशन होगी उसका बर्डन उनके ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पड़ेगा। ये बिल ट्रेडिशनल रिपब्लिकन वैल्यूज़ जैसे डिफिसिट कम रखने और स्पेंडिंग कंट्रोल करने का जो ये वैल्यू है ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके ख़िलाफ़ है। इसकी वजह से रिपब्लिकन्स ने भी इसको अपोज किया था इस बिल को। नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की फंडिंग को कट करना, उसमें कट करना। दरअसल इस बिल में प्रपोज किया गया, शार्प रिडक्शन किया गया है इन एरियाज़ के अंदर जो मेडिकेयर है और एल्डरली हेल्थ केयर के लिए जो कमज़ोर जो एल्डरली होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, ये उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम था, इसमें भी फंड कम कर दिया गया है। मेडिकेड ये एक लो इनकम अमेरिकन जो होते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता था, हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसमें भी कमी की गई है। सोशल सिक्योरिटी जैसे कि हम कह सकते हैं रिटायरमेंट और डिसेबल्ड सिटीजन के लिए जो एक तरीके से इनकम सपोर्ट मिलता था उसको भी कम कर दिया गया है। SNAP यानी कि फूड स्टैम्प ये है, हेल्प पुअर फैमिलीज अफोर्ड पीपल, गरीब फैमिलीज़ को खाना अफोर्ड करने में मदद मिलती थी, इसको भी कट किया गया है। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम्स होते हैं लो इनकम रेंटर्स और होमलेस लोगों के लिए जिनके घर नहीं है उनको ये दिए जाते थे, जो ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास घर नहीं है, होमलेस हैं, उनको जो प्रोवाइड कराए जाते थे घरों को, उसमें भी कटिंग की गई है। और इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसको लेकर क्या जो है कंट्रोवर्सी ये है कि ये सब प्रोग्राम करोड़्स ऑफ वल्नरेबल अमेरिकन जो है, खासकर हम कहें एल्डर जो पीपल हैं, जो डिसेबल हैं, वेटेरन्स है, लो इनकम फैमिलीज़ हैं, ये एक तरीके से उनको सपोर्ट करती थी, उनके लिए ये लाइफलाइन थी, इसलिए इसको कट कर दिया गया। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये बिल अमीरों को एक तरीके से टैक्स ब्रेक दे रहा है और गरीबों की जो बेसिक नीड है, जो बेसिक सपोर्ट है उसको छीन रहा है। कुछ लोग इसे क्लास वॉरफेयर ऑफ डिसगुइस भी, क्लास वॉरफेयर इसको कह रहे हैं एक तरीके। इसका हेल्थ केयर पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दरअसल जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है जिसको ओबामा केयर कहा जा रहा है, ये इसमें की जो सब्सिडीज़ दी जा रही थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है। जो लो और मिडिल इनकम फैमिलीज़ उनके लिए इंश्योरेंस लेना इससे मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट का रोल कम हो जाएगा और प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान को प्रमोट किया जाएगा। इससे क्या नुकसान हो सकते हैं इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी वही है कि मिलियंस ऑफ लोग हेल्थ केयर कवरेज खो सकते हैं इससे, क्योंकि जो लोग थे वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पर डिपेंड थे और गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज़ को कम कर दिया है, कट कर दिया है। आउट ऑफ पॉकेट
कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए। हेल्थ इक्विटी इफ़ेक्ट होगी इससे, क्रॉनिक इलनेस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं, और मेंटल हेल्थ वाले लोग इससे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, इससे वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। टैक्स कट फेवर ऑफ वेल्दी एंड कॉरपोरेशन। कॉरपोरेट टैक्स 21% से घटाकर 15% कर दिया गया है। हाई इनकम अर्न करने के लिए इनकम टैक्स को भी कट कर दिया गया है। जो कैपिटल गेन और इनहेरिटेंस टैक्स होता है उस पर भी कई बेनिफिट दिए गए हैं। ये ज़्यादातर रिच लोगों के लिए बेनिफिट करते हैं, उनको ज़्यादातर फ़ायदा पहुँचाते हैं। यानी कि ये जो किया गया ये एक अमीर लोगों के लिए, एक तरीके से ये अमीर लोगों के लिए ये बिल है। ये क्रिटिक्स का कहना है, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं इस बिल को, उनका ये कहना है। इसको लेकर कंट्रोवर्सी है कि सबसे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट जो 1% अमेरिकी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। 1% अमेरिकी सबसे अमीर है, ये उससे इनको 1% लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास हैं उनको बहुत कम बेनिफिट मिलेगा, या कुछ डिडक्शन ख़त्म होने के बाद उनका टैक्स बर्डन है वो बढ़ भी सकता है, उनका टैक्स बर्डन बढ़ सकता है। इससे इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ जो उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इसमें रेमिटेंस पर नए टैक्सेस लगाए गए हैं। फर्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए ज़्यादा पैसा दिया गया है। नेक्स्ट है नॉन सिटीजन रेजिडेंट्स के लिए फाइनेंशियल रूल्स को और टफ कर दिया गया है। इससे क्या हो सकता है, जो मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट हैं, जो लीगल रेजिडेंट्स हैं या वीज़ा होल्डर्स हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये बिल इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ को टारगेट करने के लिए लाया गया, उनको टारगेट करता है, जबकि वो यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को अब्रॉड सपोर्ट भी भेज रहे हैं। उसके बावजूद ये बिल लाया गया है, इनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट वीकेंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें एनवायरमेंटल जो रेगुलेशंस होते हैं उसमें ढील दी गई है। इसमें फ़ंड को कट कर दिया गया है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के, क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम के फंड को, रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडीज़ को कम कर दिया गया है। साथ ही इसमें किया गया पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन हो गया, ड्रिलिंग हो गया, माइनिंग हो गया, इंडस्ट्री एमिशंस हो गया, इसमें भी कुछ ढील दी गई है, इसमें भी कुछ लूज़ किया गया है। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो वार्न कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स है वो और कमज़ोर हो जाएगा और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको हार्म होगा। जो आने वाली जनरेशन है उनको इसका बर्डन उनके ऊपर पड़ेगा, उनको जो इन्वायरमेंट की कॉस्ट है उनको भुगतना पड़ेगा। और क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन है और जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है ये उसके भी खिलाफ है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एस्टिमेट देयर आर 4.5 मिलियन इंडियन लिविंग इन द यूएस। लगभग 45 लाख इंडियन वो यूएस के अंदर रहते हैं, जिनमें 32 लाख इंडियन वो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन है यानी PIO है, और 1.3 मिलियन यानी 13 लाख वो NRI हैं या वीज़ा होल्डर्स हैं। और ये जो ग्रुप है ये जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया भेजते हैं तो जो यहाँ के जो अपने फैमिलीज़ को भेजते हैं वो एक तरीके से फैमिली सपोर्ट होता है, एजुकेशन फ़ीस उससे पे करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, चैरिटेबल डोनेशन देते हैं इसी पैसे से। इससे इंडियन इकोनॉमी को क्या हेल्प मिल सकती है उसके बारे में देखेंगे। दरअसल इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर कंट्री। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर कंट्री है। हर साल लगभग $100 बिलियन प्लस एनुअली पैसा NRI से भारत को मिलता है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से ही लगभग $24 बिलियन पर ईयर पैसे इंडिया आते हैं। इससे जो इंडिया के अंदर रेमिटेंस इनफ्लो है वो हाई होगा, क्योंकि बिल में रेमिटेंस टैक्स को सिर्फ 1% रखा गया है। और अगर आप पैसा भेज रहे हो या तो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेजोगे या आप US इशूड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसा भेजोगे। अगर आप ऐसे इन साधनों से पैसा भेजते हो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि इंडियंस जो US में रह रहे हैं, H1B होल्डर्स हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए पैसा भेजना अब भी इजी और अफोर्डेबल रहेगा। इससे रेमिटेंस का फ्लो स्टेबल रहेगा या और भी बढ़ सकता है। इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इंडिया के अंदर जो रेमिटेंस भेज रहे हैं, जो इंडिया के अंदर उनकी फैमिलीज़ हैं उनको क्या क्या जो वो रेमिटेंस से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। पहला है रूरल फैमिलीज़ के लिए डेली सर्वाइवल का काम करेगा।
पेइंग एजुकेशन एंड मेडिकल बिल इससे पेमेंट की जा सकती है। इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट, इससे रियल इस्टेट में भी वो इन्वेस्ट करते हैं, जो लोकल मार्केट है उसमें खर्चा बढ़ता है और जो है वो डिमांड क्रिएट होती है। स्पेशली अगर हम बात करें तो केरला, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो हैं, बिहार यहाँ लोग रेमिटेंस पे हैविली डिपेंड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेमिटेंस पर डिपेंड है। खाना, एजुकेशन, हेल्थ केयर और घर बनवाने तक के लिए वो रेमिटेंस के ऊपर डिपेंड हैं। ये लोग लोकल मार्केट को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के जीडीपी और जॉब क्रिएशन ये दोनों में मदद करते हैं। इससे भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो भी बढ़ेगा। जब एनआरआईज यूएस डॉलर इंडिया को भेजते हैं, वो पैसा आईएनआर रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस से इंडिया के पास फॉरेन करेंसी लाइक जो डॉलर्स होते हैं वो डॉलर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम वर्तमान में बात करें तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व वो लगभग 600 बिलियन डॉलर का है। रूपी मार्केट के वोलेटिलिटी से बचाते हैं। पहला, दूसरा, ऑयल, टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर इंपोर्ट करने में मदद करते हैं, क्योंकि भारत जो तेल आयात करता है, इंपोर्ट करता है, उसका पेमेंट डॉलर में करता है, तो इसमें भी फ़ायदा हो सकता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं भारत के अंदर, उनका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। इस बिल का लो टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया के मेजर फॉरेन एक्सचेंज सोर्स को एक तरीके से सिक्योर करता है। पॉजिटिव सिग्नल फॉर यूएस इंडिया इकोनॉमिक रिलेशन, इस बिल में जो टैक्स सॉफ्टनिंग की बात की गई है वो दिखाता है कि यूएस ने इंडियन कंसर्न को सीरियसली लिया है। इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच एक तरीके से ट्रस्ट बढ़ेगा, इंडियन डायस्पोरा के लिए पॉजिटिव मैसेज जाएगा और टेक, ट्रेड, एजुकेशन में फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए इन्वायरमेंट इम्प्रूव होता है। लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रॉन्ग यूएस पार्टनरशिप को बिल्ड करता है। इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली दोनों लेवल पर ये भारत और यूएस के बीच जो रिश्ते हैं उसको बढ़ाता है। तो दोस्तों ये वीडियो था, वीडियो में कुछ कमियां हो सकती हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, मैं उसको सुधारने की, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।